हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, चलिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है, ये लाए हैं। और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा अपना शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन, यानी कि जो शैक्षिक तकनीकी होती हैं उनका प्रबंधन आप कैसे करेंगे। ये देखिए 14वां वीडियो है। इसके पहले कि अगर आपने 13 वीडियोज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का सब्जेक्ट वाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिएगा, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका आधारभूत संरचना, आधारभूत दर्शन है वो क्या है। तो विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को शिक्षा एवं विद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट हो, यह उचित ही कहा गया है कि सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक को स्पष्ट कर दिया जाए कि जिससे कोई भी संदेह में ना रहे कि विद्यालय क्या करना चाहता है और क्या प्राप्त करना चाहता है। तो आधारभूत दर्शन का मतलब ये है कि आप जब विद्यालय का सत्र प्रारंभ हो रहा है तो उसी समय ये सब निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि किसका क्या कार्य है और विद्यालय को किस लक्ष्य तक उन्हें पहुंचाना है। दूसरा है आपका प्रजातांत्रिक प्रबंधन। ये क्या होता है? तो देखिए, एक दक्षतापूर्ण प्रबंधन को प्रजातांत्रिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि चर्चा की गई है। तो मतलब प्रजातांत्रिक प्रबंधन क्या होता है कि सबकी भागीदारी, सबकी सहभागिता, ये होता है आपका प्रजातांत्रिक प्रबंधन। चलिए आगे है आपका आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण। तो देखिए, आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से सोचना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अंधविश्वास में लोगों का जीवन बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। तो इसका यह आशय है कि विद्यालय वृत्त जो रिकॉर्ड है उनको उचित ढंग में रखा जाए, उचित ढंग से रखा जाए, और उन्हें ये हर प्रकार पूर्ण और शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्जी डाटा रखा है। इस दिशा में कोई कमी सारे संगठन की योजना को उलट देती है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो सारी योजना विफल हो जाती है। प्रबंधक, जो कि विद्यालय का प्रधान है, विद्यालय प्रबंध के इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो प्रबंधक होता है उसको ये सब देखना चाहिए कि ये जो नीतियां हैं वो सही चल रही हैं या नहीं। पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना। देखिए, जो आपका एनसीएफ है, जो पाठ्यक्रम बना रहा है, एनसीईआरटी भी किताबें बनाती है, तो क्या करती है, बालक को केंद्र में रखकर बनाती है। तो छात्र विभिन्न प्रकार की रुचि, योग्यता और सुझाव प्रदर्शित करते हैं, अतः पाठ्यक्रम भी विविध और लोचदार होनी चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगला है आपका 5वां कि अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति आदर। तो अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, बिल्कुल। अत्यधिक अनुरूपता अध्यापक वर्ग का यंत्रीकरण कर देती है तथा पहल शक्ति, उत्साह और प्रयोग करने जैसी आवश्यक विकासशील शक्तियों को हानि पहुंचती है। तो क्या बताया गया? अत्यधिक अनुरूपता अध्यापक वर्ग को यंत्रीकृत कर देती है। तो यहाँ पर ये कहना है कि अध्यापक का कहना कि आदर करना चाहिए और उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उनको महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि उन पर मतलब किसी भी प्रकार से कोई चीज आप थोपेंगे, ऐसा करेंगे तो वो क्या होंगे, निरुत्साहित हो जाते हैं। अगला है आपका समन्वय स्थापित करना। किस किस में? देखिए, कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी कर्मचारी एक समन्वित अंग की तरह कार्य करें। यानी कि सब बिल्कुल एक ऐसे ढंग से कार्य करें कि किसी दूसरे को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उत्तरदायित्व में सहभागिता होना। तो अध्यापक वर्ग का एक पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का प्रधान नीतियों के एवं उसके परिचालन हेतु अध्यापक वर्ग को भी उसमें सम्मिलित करे। देखिए, उत्तरदायित्व में सहभागिता, यानी उत्तरदायित्व तो सबके दिए गए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन उनमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे की भी सहायता कर सकें। इस प्रकार से सहभागिता होनी चाहिए। विद्यालय सामग्री का दक्षतापूर्ण उपयोग। विद्यालय व्यवस्था क्या है? विद्यालय सामग्री से हमारा आशय भवन, अध्यापक एवं छात्रों से है। विद्यालय के अध्यापक वर्ग के कार्य विभाजन का बंटवारा अध्यापक की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाए। एक अच्छी समय सारणी प्रधानाचार्य को विद्यालय भवन का उत्तम उपयोग करने में सहायक होगी। जो भी आपकी सामग्री दी गई है उसको एक ऐसे तरीके से यूज किया जाए कि सारी सामग्री का आप बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें बच्चों के विकास के लिए। चलिए आगे है
इसमें देखिए आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समझना जरूरी होता है। वित्त का न्याययुक्त तो उपयोग, तो विद्यालय अधिकारियों के हाथ में विद्यालय वित्त ट्रस्ट के रूप में है। धन का अपव्यय ही अनेकों समस्याओं का कारण हो सकता है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि बाल निधि को छात्रों के ही हित में व्यय किया जाना चाहिए। यानी कि जो धन है उसे केवल एक जगह ही व्यय किया जाना है, वो केवल छात्रों के हित में, बाकी किसी जगह उस धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे है आपका लक्ष्य निर्धारण तथा योजना। तो सत्रानुसार कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिए। संपूर्ण वर्ष का पाठ्यक्रम उचित भागों में बांटा जाना चाहिए, यानी कि लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। देखिए जब तक किसी भी आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे है 11वां आपका कि आवधिक निरीक्षण या आवधिक एवं मासिक निरीक्षण करते रहना चाहिए। बेसिकली कहा गया है कि निरीक्षण होते रहना चाहिए, जिससे कि पता चलता रहे कि कहाँ पर कमी है और किस कमियों को हमें पूरा करना है। एक आखिरी है लचीलापन, इसके आगे भी हो सकता है। तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि प्रबंध साधन है ना कि साध्य है, इसे साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साक्ष्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। प्रबंध देखिए लचीला होना चाहिए, उसमें इतनी कठोरता ना हो कि बालक ही उससे परेशान हो जाए, क्योंकि आपको बालकों को पढ़ाना है तो बालकों के अनुसार पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए। आगे है आपके 3 और 15 तक हैं। अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति, ऐसे मार्ग एवं साधनों की खोज की जानी चाहिए जिससे अध्यापक वर्ग की व्यावसायिक उन्नति हो। ऐसे मतलब कुछ किया जाना चाहिए कि आप जैसे देखते हैं ना कि कई बार चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है और कई बार कई जगह उन्हें सम्मिलित कर दिया जाता है, तो कह सकते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनका थोड़ा व्यवसायिक विकास भी हो। लेकिन आज के समय में सैलरी इतनी कर रहे हैं कि अध्यापक को और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसे इतने कामों में व्यस्त रखा जा रहा है कि वो बालकों को नहीं पढ़ा पा रहा है। आशावादी सिद्धांत क्या होता है? तो संपूर्ण प्रबंध की भावना मूलतः आशावादी विचारधारा की होनी चाहिए। छात्रों का भाग लेना, विद्यालय के कार्यक्रम में विद्यार्थियों का भाग लेना भी आवश्यक है। यानी कि जो भी आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसमें छात्रों की सहभागिता जरूर होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप काफी महत्वपूर्ण जो आपसे एग्जाम में महत्व पूछा जा सकता है। मीना मंच की भूमिका क्या होती है? तो देखिए मीना मंच बेसिकली क्या होता है, आपकी जो महिलाएं होती हैं, मातृ संघ बना होता है विद्यालय में, उनके बीच एक ये कुछ बालिकाएं होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो मीना मंच परियोजना का श्रेय उत्तर प्रदेश परियोजना परिषद को जाता है। इसके द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका संबंध किससे है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने से इसका संबंध है, पूछा जा सकता है। मीना उस बालिका का प्रतीक है जो बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों के प्रति सचेतक के रूप में यूनिसेफ द्वारा विकसित चरित्र है। ये यूनिसेफ द्वारा संचालित है। यह मीना नामक एसोसिएशन फिल्म की नायिका है, जिसका प्रदर्शन पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से किया जा रहा है। क्लब के रूप में संगठित 11 से 18 वय वर्ग की बालिकाओं के समूह को मीना मंच का नाम दिया गया है। कितने से? 11 से 18। चलिए आगे, इस कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया गया है कि मीना को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान समय में राज्य के प्रत्येक जिले में मीना मंच योजना संचालित की जा रही है। मीना मंच द्वारा वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न हुई है। तो मीना मंच क्या होता है कि एक विद्यालय होता है तो उसमें कुछ बालिकाओं का एक ग्रुप बना दिया जाता है। उसमें एक नायिका होती है, यानी कि मुख्य बालिका होती है, जो क्या करती है, सभी को संगठित करने का कार्य करती है। मीना मंच की स्थापना के कुछ उद्देश्य भी हैं, ये समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आपके लिए सा की मिस्टेक मिलेगी फॉन्ट में, वो आगे से ठीक कर ली जाएगी। तो यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में विद्यालय प्रवेश लें। तो उनका एक कर्तव्य होता है कि जो भी गांव की लड़कियां हैं वो एक निश्चित जो समय सीमा है आयु, उसमें प्रवेश ले लें। यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां जो हैं वो प्रतिदिन स्कूल जानी चाहिए, जो लड़कियां हैं वो प्रतिदिन स्कूल जाएं। यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर रही हैं या नहीं। अगला है शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक स्तर पर क्या करना, कार्यवाही को प्रेरित करना। बाद में स्वास्थ्य और पोषण, पानी यानी स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल
किया जाता है। यानी कि बहुत सी चीजें मीना मंच में शामिल की गई हैं। लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित करना, बिल्कुल। लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना, यहाँ पर लिखा है शारीरिक। लड़कियों को आगे बढ़ने, पढ़ने लिखने के प्रति उत्साहित भी करना है। और सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह हो गया, लिंग भेद को समाप्त करने हेतु प्रवृत्त तथा उत्साहित करना, महिला जागरूकता को बढ़ावा देना और साथ ही किशोरी बालिकाओं को भी जागरूक करना। इनका बेसिकली उद्देश्य होता है जो बालिकाएं हैं उनको जागरूक बनाना। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। अपना राय सलाह जो भी है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा कैसा लगा है ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।